सभी को नमस्कार। मेरा नाम है प्रफुल्ल राय और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल DPYQ में। आज का हमारा जो टॉपिक है ये रीजनिंग का टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है बड़ा और छोटा। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें से बड़ा है और कौन सा छोटा है, मतलब इसमें क्रम निर्धारण का हमको काम करना है। हम जब कहेंगे कि A बड़ा है B से तो इस प्रकार का निशान लगेगा, और अगर हम कहेंगे कि B बड़ा है A से तो इस प्रकार का निशान लगेगा। मतलब जो बड़ा रहेगा, ये जो मुंह बना रहता है ये मुंह उसकी तरफ खुलता है, और जिसकी तरफ ये तीर का निशान होता है वो छोटा होता है। बस आपको इतना ध्यान देना है, और जो भी क्वेश्चन में सिंपल जो लॉजिक रहेगा हम उसी के हिसाब से चलेंगे। तो इसका कोई विशेष नियम नहीं है कि इस नियम से ही सॉल्व होता हो, ये सिंपल क्वेश्चन है और हमको प्रैक्टिस करके ही इसको सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वरुण जयेश से बड़ा है। ठीक है, हमने कहा वरुण को हमने लिखा V, वरुण बड़ा है जयेश से, इसको लिखा J। दूसरा हमको दिया हुआ है दिनेश हरेश से छोटा है, मतलब जो दिनेश है वो छोटा है किससे? हरेश से। सुरेश वरुण से बड़ा है। ठीक है, तो वरुण ये था हमारा, वरुण से बड़ा कौन है? तो सुरेश को S से लिखते हैं, किंतु दिनेश से छोटा है। अब देखिए यही जो लाइन है ना, सुरेश वरुण से बड़ा है किंतु दिनेश से छोटा है, तो दिनेश से छोटा कौन है? सुरेश। तो सुरेश छोटा है किससे? दिनेश से। और यहाँ से देखिए दिनेश से बड़ा कौन सा है? तो हरेश है ना, हरेश बड़ा है। तो उसका क्रम क्या हो गया? हरेश, दिनेश, सुरेश, वरुण और जयेश, ये हमारा क्रम हो गया। अब प्रश्न हमारा क्या पूछा है? सबसे बड़ा इसमें से कौन है? तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा हो जाएगा? H मतलब कि हरेश हमारा सबसे बड़ा है इसमें से। ऑप्शन B जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है PQRST में S जो है वो R से बड़ा है। ठीक है, देखिए S जो है वो बड़ा है किससे? R से बड़ा है, लेकिन T जितना बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे T जो है ये किसके बारे में कर रहा है? लेकिन T जितना बड़ा नहीं है, मतलब कि S R से बड़ा है लेकिन T जितना नहीं है, मतलब S T कितना बड़ा नहीं है, मतलब कि T से तो छोटा ही है। Q P से बड़ा है, Q जो है वो P से बड़ा है। तो उनमें से सबसे छोटा जो है वो कौन है? तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि स्टेटमेंट जो दिया हुआ है इसमें कहा है कि Q जो है वो सिर्फ P से बड़ा है, मतलब Q केवल और केवल P से ही बड़ा है। मतलब ये हुआ कि P जो होगा वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से पूछा सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन 1 इसमें P हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है, केवल एक शब्द से हो गया। अगर यहाँ पे अगर ऐसा आप सोचिए कि अगर यहाँ पे ये वर्ड नहीं होता सिर्फ, अगर सिर्फ नहीं होता तो हमको क्या रिलेशन मिलता कि S जो है वो किससे बड़ा है? R से, लेकिन T जितना बड़ा नहीं है। हमको एक यहाँ पे रिलेशन ये मिलता। दूसरा रिलेशन क्या मिलता? हमको मिलता Q जो है वो P से बड़ा है, हमको ये रिलेशन मिलता। तो अब क्या है कि इन दोनों रिलेशन के बीच में कोई एक ऐसा कॉमन रिलेशन नहीं है जो ये बताए कि पहले Q और P वाला आएगा कि पहले TSR आएगा। तो ये तो हमको क्लियर नहीं है, तो इसका उत्तर तक क्या होता है हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड दे दिया है कि सिर्फ, तो जब दे दिया है कि सिर्फ P से ही बड़ा है, इसका मतलब है कि P सबसे छोटा हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है उत्तर दिशा की ओर उन्मुख लड़कों की एक कतार में अमित अशोक के बाएं पांचवा है। तो हमने माना ये अमित है और ये अशोक है, तो अशोक के बाएं पांचवा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये हो गया पांचवा। ठीक है, अशोक अमित के दाएं तीसरा है, अशोक माफ कीजिएगा आलोक अमित के दाएं तीसरा है। तो अगर हम आलोक को यहाँ बैठा दें, मान लीजिए ALOK, ये आलोक है, तो आलोक के दाएं तीसरा, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा ध्यान में कहीं और है। ठीक है, स्टेटमेंट है कि आलोक जो है वो अमित के दाएं तीसरा है। तो अमित के दाएं पहला कौन हो गया? पहला, दूसरा, तीसरा।
तो यहाँ पे कौन हो गया, यहाँ पे हो गया आलोक। ठीक, विलास अशोक के बाएं तीसरा है, तो अशोक यहाँ पे है, अशोक के बाद बाएं तीसरा मतलब पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पे कौन है, तो विलास है, ये विलास हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विलास की स्थिति को दर्शाता है, हमको बताना है कि विलास की स्थिति क्या है। अमित के तुरंत दाईं ओर, अमित के तुरंत दाईं ओर तो ये नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। दूसरा है आलोक के तुरंत बाईं ओर, आलोक के तुरंत बाईं ओर है और यही सही है। देखिए आलोक यहाँ पे है, आलोक यहाँ है और आलोक के जस्ट बाईं ओर है, क्योंकि सभी का जो मुख है वो उत्तर दिशा में है। ठीक है, तो आलोक के हिसाब से ये दाहिना हो गया और ये बायां हो गया, तो इसका उत्तर जो हो गया ऑप्शन 2 हो गया, आलोक के तुरंत बाईं ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा वाला। उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए ए बी सी डी ई और एफ, मतलब कि 6 लोग हैं टोटल बैठे हैं। ए पड़ोसी है बी और डी का, मतलब ए जो है वो बी और डी का पड़ोसी है। तो इसको आप लिखने का तरीका सीख लीजिए। जैसे ये दोनों सिचुएशन जो है ये हो सकती है। ठीक है, मतलब ए पड़ोसी है बी का और डी का, तो देखिए ये भी सिचुएशन हो सकती है, और एक ए पड़ोसी है डी का और बी का, देखिए दोनों सही है। ठीक है, तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, हम इसको इस प्रकार लिखेंगे जब तक हमको कुछ कंफर्मेशन ना मिल जाए। तो ए पड़ोसी है किसका, बी का और डी का, यहाँ हमने बी को ऊपर लिखा है, यहाँ हमने डी को ऊपर लिखा है। ठीक है, ये हो गया। ई पड़ोसी है सी और एफ का, देखिए ई जो पड़ोसी है किसका है, सी का और एफ का, हमको 2 इक्वेशन मिल गया यहाँ पे। तो ई पड़ोसी है सी और एफ का। आगे है डी पड़ोसी है सी का, अब डी हमको सी का पड़ोसी बनाना है, तो डी हमारे साइड में कहाँ पे, देखिए डी हमको इधर इधर अगर हम रखें और सी का पड़ोसी बनाना तो हम सी को यहाँ पे रखें, मतलब यहाँ से बी काट दें, यहाँ से एफ काट दें, तो हमको क्या मिल सकता है, हमको तो मिलेगा यहाँ पे बी ए डी सी ई और एफ, हमको एक चीज़ ये मिल गई। ठीक है, तो प्रश्न है ए और ई के मध्य में कितने सदस्य हैं। ठीक है, तो ए और ई के मध्य में देखते हैं, ए और ई के मध्य में यहाँ पे 2 लोग हैं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा और सोचिए, थोड़ा सा और इसलिए सोचिए क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं एक नई सिचुएशन बना रहा हूँ कि जैसे हमको ये पता था कि यहाँ देखिए ये बी डी है, ये ए है, ये डी और बी है, हमको एक सिचुएशन ये पता था। दूसरा हमारा क्या था, सी बटे एफ था, ई था और एफ बटे सी था। ठीक है, अंतिम जो स्टेटमेंट इसमें कहा है, जो दोनों में रिलेशन बैठाता है, कहा है कि डी पड़ोसी है सी का, तो हमने डी को यहाँ पे बैठाया था और डी से यहाँ पे सी का रिलेशन लिया था कि पड़ोसी हो जाएंगे आसपास। लेकिन अगर ऐसा हो कि डी हम यहाँ पे बैठा दें, डी यहाँ बैठा दें, ठीक है, तो हमारा रिलेशन क्या तब बन जाएगा, हमारा बनेगा डी ए बी, ये हो गया। और हमको अब सी का पड़ोसी बनाना है, तो हमको सी को इधर लेके आना पड़ेगा, इसके इस साइड, तब जाके दोनों आपस में पड़ोसी बनेंगे। तो जब सी पड़ोसी बनेगा मतलब कि इस वाले सी को हमको चुनना है, तो इसके इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ई, फिर हो जाएगा हमारा एफ। तो ये भी एक जो सीरीज है ये बन सकता है। तो ये दोनों जो हैं ये दोनों सही हैं। प्रश्न में क्या कहा है कि ए और ई के मध्य, तो देखिए दोनों में ही ए और ई के मध्य में 2 ही लोग आएंगे दोनों सिचुएशन में। अगर ये नहीं होता तो आपको ऑप्शन के हिसाब से सेट करना पड़ता। ठीक है, तो आपको इतना सोचना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 2 लोग। ठीक है, चार क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 मित्र हैं, 5 मित्रों में महेश करण से लंबा है। ठीक है, तो महेश जो है वो लंबा है किससे, करण से, परंतु यश से नहीं। तो महेश जो है वो करण से तो लंबा है लेकिन यश से नहीं, मतलब यश जो है वाई से लिखते हैं इसको, यश से लंबा जो महेश है वो नहीं है। ऋतिक यश से लंबा है, ऋतिक को हम लोग किससे लिखें, ऋतिक को लिखेंगे, ऋतिक का स्पेलिंग क्या होता है, HRIT होता है ना, हृतिक होता है। ठीक है,
तो HRIT होता है, तो ऋतिक को हम लोग H से लिखते हैं। ऋतिक जो है वो यश से लंबा है परंतु अभिषेक से नहीं। तो ऋतिक जो है वो यश से तो लंबा हो गया, लेकिन अभिषेक से नहीं, मतलब अभिषेक जो है वो ऋतिक से भी लंबा है। इनको बढ़ती हुई लंबाई के क्रम में खड़ा किया जाए तो पंक्ति में पहले स्थान पर कौन होगा? तो पहले स्थान पर तो हमको अभिषेक ही दिख रहा है, ठीक है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे करण दिख रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट में कहा है कि बढ़ती हुई लंबाई के क्रम में अगर खड़ा किया जाए तो पंक्ति में पहले स्थान पर कौन होगा, मतलब पहले जो है वो सबसे छोटा वाला खड़ा होगा, ठीक है। तो सबसे छोटा इसमें कौन है? तो सबसे छोटा इसमें करण है। तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3 जो है वो करण हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अगला है छठा वाला, MNOPQ। ये यहाँ पे कितने लोग हैं? 5 लोग हो गए। तो इसमें पहला स्टेटमेंट कहा है कि N P से लंबा है। देखिए N जो है वो किससे लंबा है? P से। दूसरा स्टेटमेंट है O का क्रम सबसे लंबे के बाद में दूसरा है, मतलब जो भी लंबा होगा उसके जस्ट बाद कौन होगा? O होगा। तो इसमें से सबसे लंबा, हमको सबसे लंबे का पता लगाना है। पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथनों का डेटा पर्याप्त है? तो पहली बात की डेटा सफिशिएंसी का भी क्वेश्चन हो गया, और ये इसमें ये बड़ा छोटा का वाला क्रम का भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं कि M जो है वो N से लंबा है, ठीक है। हमको ये दो चीज़ें पता है कि ये दो चीज़ें हमको पता है कि O जो है वो दूसरे नंबर पे है और P जो है वो N से छोटा है। तो हम पहला स्टेटमेंट अगर A देखें तो M जो है वो N से लंबा है। अगर हम ये कहें कि M लंबा है N से, तो हमको ये रिलेशन क्या मिला? M ये मिल गया और ये सबसे लंबा के बाद O हो गया। तो हमको यहाँ से कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि पूरी सीरीज हमारी क्या बनेगी, ठीक है। तो एक तो ये हो गया हमारा A वाला, इससे तो कुछ क्लियर नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। B वाला देखते हैं। B में कह रहा है कि M यद्यपि N से लंबा है, M लंबा है किससे? N से, किंतु Q जितना लंबा नहीं है, मतलब कि Q जो है वो इससे भी लंबा है, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है। C वाले में क्या कह रहा है? तो इससे भी फिलहाल भी कुछ क्लियर नहीं है। C वाला कह रहा है कि Q जो है वो N से लंबा है, तो Q लंबा है किससे? N से। तो Q लंबा हो गया N से, तो ये P से भी लंबा होगा, ये C वाला हो गया। स्टेटमेंट D क्या कह रहा है कि O M और N दोनों से लंबा है। O अगर M और N दोनों से लंबा है तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा वाला रहा होगा, फिर O रहा होगा, और M और N दोनों से लंबा है, मतलब M से भी लंबा है और N से भी लंबा है। तो ये भी इसमें क्लियर नहीं है। तो हमको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कोई ऐसा रिलेशन हो। देखिए यहाँ पे जो चौथा स्टेटमेंट कहा हुआ है कि M और N दोनों से लंबा है, तो हमको भी ये स्टेटमेंट में नहीं पता है कि M लंबा है कि N लंबा है, ठीक है। तो हमको एक ऐसा इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा जिसमें ये पता हो कि M और N में कौन लंबा है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमको तो D वाला तो एकदम मस्ट ही चाहिए, D वाला तो चाहिए ही चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पे सबसे लंबा कोई होगा, फिर O होगा। अब कहा है कि M और N में से दोनों लंबा है, ये तो कौन लंबा होगा इसमें? और हमको यहाँ पे एक इक्वेशन क्या दिया हुआ है कि ये जो N है ये P से बड़ा है। तो हमने कहा कि ये जो N है ये P से बड़ा है। अब हमको ये भी जानना है कि एक चीज़ हमारा एक लेटर छूट गया है। अगर हम पहले वाले को अगर हम सेलेक्ट करते हैं और हमको यहाँ पे देखिए M और N में हमको दो जगह पे रिलेशन मिल रहा है, एक पहले वाले मिल रहा है और एक दूसरे वाले मिल रहा है। तो हम इन दोनों में से लेंगे कौन सा हमको ज़्यादा ज़रूरी है इसका सही उत्तर देने के लिए। तो हमको अगर हम पहला वाला लेते हैं तो पहले वाले में देखिए जो Q के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं दी गई है। तो Q के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अगर नहीं दी गई है तो हम पूरी अपनी सीरीज कंप्लीट कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम पहला वाला ऑप्शन नहीं ले सकते हैं। अगर हम दूसरा वाला ऑप्शन अगर हम B लेते हैं, ठीक है, अगर हम B लें तो ये कहता है कि Q जो है वो M और N दोनों से लंबा है। तो अगर हम यहाँ पे Q को बैठा दें तो Q जो होगा वो यहाँ पे अगर M और N जो भी लंबा हो तो बात की बात है, तो Q जो है वो M और N दोनों से तो बड़ा हो ही जाएगा। तो ये एक चीज़ फॉलो करती है। दूसरी कि हमको यहाँ पे स्टेटमेंट 2 में ही ये दे दिया हुआ है कि M जो है वो N से लंबा है। तो अगर हम इसको ऐसे कर दें M N से लंबा है, तो इसका मतलब हमको ये पता चला
कि हमारा जो ऑप्शन डी वाला है ये हमको आवश्यक था और ऑप्शन जो बी वाला है ये हमको ज़्यादा आवश्यक था। ठीक है, ऑप्शन ए से हमारा काम नहीं बना और ऑप्शन सी से भी हमारा काम जो है वो नहीं बना है। तो इस प्रकार हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमको किसकी किसकी आवश्यकता है यहाँ पे, तो स्टेटमेंट बी की आवश्यकता है और स्टेटमेंट बी की आवश्यकता है और स्टेटमेंट डी की आवश्यकता है। ठीक है, और इसका सही क्रम हमारा क्या निकल के आया है, तो सबसे पहले होगा क्यू, क्यू से छोटा होगा ओ, ओ से छोटा होगा एम, एम से छोटा होगा एन और एन से छोटा होगा पी। ठीक है, ये क्रम निकल के आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है सुनील, अनिल, नरेश, मंगेश और हरि। ठीक है, तो सुनील हो गया हमारा एस, अनिल हो गया ए, नरेश को हो गया एन, मंगेश का हो गया एम, हरि का हो गया एच। इनके बीच में अनिल दूसरा सबसे नाटा है, मतलब कि कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो सबसे छोटा होगा और उसके बाद से अनिल होगा, तो अनिल का हो गया ए। ये हमको रिलेशन दिया हुआ कि अनिल जो है वो सेकंड नंबर पे है छोटे साइड से, और नरेश सबसे लंबा नहीं है, तो जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वो कोई दूसरा है, नरेश इसके बीच में आता है। ठीक है, तो नरेश हो सकता है यहाँ आए या फिर यहाँ आए, क्योंकि टोटल तो 5 ही लोग हैं, तो 2 लोग तो यहाँ हो गए। सुनील सबसे लंबा नहीं है, देखिए नरेश सबसे लंबा नहीं है और सुनील भी सबसे लंबा नहीं है, तो यहाँ पे नरेश भी नहीं रहेगा और यहाँ पे सुनील भी नहीं रहेगा, मतलब कि ये जो दोनों हो गया यहाँ पे नरेश और सुनील में से कोई ना कोई जरूर रहा होगा। सुनील सबसे लंबा नहीं है परंतु नरेश से लंबा है, तो कहा है कि सुनील सबसे लंबा नहीं है लेकिन नरेश से लंबा है, मतलब सुनील लंबा हो गया नरेश से। हमको एक चीज़ और पता चली कि जो सुनील है वो लंबा किससे हो गया, नरेश से। हरि जो है वो मंगेश से नाटा है, हरि मंगेश से नाटा है। तो अब हम इसको कैसे सेट कर सकते हैं, देखिए सबसे छोटा तो ये है, सबसे बड़ा ये है, हमको यहाँ केवल अभी 2 ही नाम नहीं पता है, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि हरि जो मंगेश से नाटा है, मतलब कि अगर हम यहाँ पे माफ कीजिएगा, अगर यहाँ पे मंगेश कर दें, मंगेश, और यहाँ पे हम कर दें हरि, तो हरि नाटा हो गया मंगेश से, हमको ये रिलेशन तो पता चली गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमको क्या फाइनल रिलेशन मिला, रिलेशन हमको ये मिला कि मंगेश सबसे बड़ा हो गया, फिर सुनील हो गया, फिर नरेश हो गया, फिर अनिल हो गया और फिर कौन हो गया, हरि हो गया। ठीक है, ये पूरा रिलेशन मिला हमको। तो प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में कहा है कि कौन सा इसमें से असत्य है, तो हरि सबसे नाटा नहीं है, हरि सबसे नाटा नहीं है, यही असत्य है। ठीक है, क्योंकि हरि जो है वो सबसे नाटा है, पहला स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 व्यक्ति हैं पी क्यू आर एस टी, उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, पी एस के बगल में है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जब सभी लोग उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं तो इनका दाहिना इधर होगा, इनका बायां जो है वो इधर होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी उत्तर की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं एक पंक्ति में, पी एस के बगल में है किंतु टी के नहीं। तो पहला पॉइंट क्या कहा है कि पी जो है वो एस के बगल में है, मतलब एस इधर भी हो सकता है, एस इधर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन P जो है वो T के बगल में नहीं है, तो P और T जो है ये साथ में नहीं रहेंगे। ठीक, Q R के बगल में बैठा है, Q जो है वो R के बगल में बैठा है जो कि सबसे बाएं कोने में है। तो रीजनिंग में देखिए एक चीज़ होता है कि जब जो वर्ड लग जाता है ना, जो, तो ये किसके लिए यूज होता है, तो ये पास वाला जो शब्द है उसके लिए यूज होता है। तो जो के पास में कौन है, तो R है, तो जो ये आर के लिए यूज हुआ है, मतलब आर जो है वो सबसे बाएं कोने में बैठा हुआ है, तो आर को हम बैठाते हैं सबसे बाएं कोने में, आर हो गया सबसे बाएं कोने में। अब जो भी लोग बैठे होंगे इसके इस साइड बैठे होंगे। कौन एस के बाएं बैठा है, पूछा है प्रश्न में, कौन एस के बाएं बैठा है अगर टी क्यू के बगल में नहीं बैठा है, मतलब कि टी जो है वो क्यू के बगल में नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम जगह बना लेते हैं कि कौन कौन कहाँ कहाँ बैठेगा। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 जगह हो गई। ठीक है,
एक इसमें लाइन दिया हुआ है कि एस पी के बगल में है, तो हमको दो इक्वेशन क्या दिए गए हैं, देखिए पी के बगल में टी नहीं है और टी के बगल में क्यू नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जो पी है वो टी और टी यहाँ हो सकता है, पहला पॉइंट। पी के बगल में जब टी नहीं है तो एक का गैप होगा। दूसरा कह रहा है कि टी के बगल में क्यू नहीं है, ठीक है, मतलब टी जो होगा उसके गैप करके क्यू होगा और क्यू ऐसे हो सकता है, ठीक है, यही सिचुएशन हो सकती है, ठीक। अब हमको इसको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेट करने के लिए देखिए हमको यहाँ पे आर तो पहले से भरा हुआ है जगह, ठीक है। अब हमको चलिए पहले पी को सेट करते हैं, फिर देखते हैं कैसे होता है। तो एक स्पेस, चूंकि ये आर यहाँ भरा हुआ है तो एक स्पेस यहाँ पे हम किनारे कर देते हैं, इसको छोड़ देते, चूंकि टी यहाँ तो भरा नहीं पाएगा, तो एक स्पेस छोड़ के यहाँ पे हम, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे अगर हम पी भरें, एग्जाम्पल आपको सेट करना पड़ेगा ये, चूँकि एग्जाम में ये ऐसे होता नहीं है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे पी को रखा, ठीक, तो पी के बगल में टी नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे भी टी नहीं होगा और यहाँ पे भी टी नहीं होगा। तो टी हम कहाँ रख सकते हैं, हम टी यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक, यहाँ पे हमने टी रख दिया, यहाँ पे पी रख दिया। अब हमारा एक शर्त और था कि टी के बगल में क्यू नहीं होगा, ठीक। तो टी के बगल में क्यू नहीं होगा, तो हमने अगर टी को यहाँ पे रखा हुआ है तो क्यू तो यहाँ आएगा नहीं, मतलब क्यू हम यहाँ रखना पड़ेगा। तो क्यू हम यहाँ अगर रख दें, पी हम यहाँ रख दें, टी हम यहाँ रख दें, ठीक है, तो बच गया क्या, बच गया एस। तो ये जो एक क्रम है मुझे लगता है कि ये सभी सिचुएशन में सही बैठता है। और पी के बगल में देखिए एस हमको बैठाना ही था, तो पी हम जहाँ बैठाएंगे उसके बगल में एस को हमको बैठाना ही बैठाना है। तो ये सिचुएशन सबसे बेस्ट है और यही इसका मुझे लगता है कि हल भी होना चाहिए। अब हम देखते हैं प्रश्न में पूछा गया है कि एस के बाएं कौन बैठा है, तो एस के बाएं साइड कौन बैठा है, तो एस के बाएं साइड पी बैठा है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पी, ठीक। तो आपको एग्जाम में ऐसे इधर उधर बैठा बैठा के सेट करना पड़ेगा कि कौन सा जो है वो ऑप्शन सही बैठ रहा है। तो इसका हमने सही उत्तर क्या निकाला था, इसका सही उत्तर निकाला था, देखिए हमारा टी सबसे इधर था, टी के बाद यहाँ पे एस के बाएं पूछा था ना, तो एस के बाएं पी था, यहाँ पे क्यू था और यहाँ पे क्या था, आर था। तो यही हमारा क्रम आया था, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, 4 पुस्तकें हैं WXYZ, इनको किसी टेबल के ऊपर रखा गया है और इस प्रकार रखा गया है कि Z जो है वो सबसे नीचे नहीं है और Y सबसे ऊपर है, ठीक है। तो Y हमारी हो गई सबसे ऊपर और Z जो है वो सबसे नीचे नहीं है, मतलब कि Z हो गई हमारी दूसरे नंबर पे। इसका मतलब है कि Z के ऊपर कोई एक बुक रही होगी और Z के नीचे कोई एक बुक रही होगी। तो इसमें से बताना है कि कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। तो पहला स्टेटमेंट है कि W Z के ठीक ऊपर है। अगर हम W को Z के ठीक ऊपर रख दें, ठीक है, तो अभी कुछ इसमें कन्फर्मेशन तो नहीं हो रहा है कि इसमें ये पूछा इसमें निश्चित रूप से सत्य है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे संभावना ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरा है X Z के ठीक ऊपर है, तो यहाँ पे तो X भी हो सकता है और W नीचे भी हो सकता है, ये भी संभावना बन रही है लेकिन श्योर नहीं है। तीसरा कहा गया है Z जो है वो या तो X अथवा W के ठीक ऊपर है, मतलब कि Z दूसरे नंबर पे है और या तो X के या फिर W के ठीक ऊपर है, तो ये तो सही है। तो अगर यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर X के ऊपर हुआ तो W ऊपर चला जाएगा और अगर W के ऊपर हुआ तो यहाँ पे X आ जाएगा, इसका मतलब है कि ये दोनों संभावनाएं बन रही हैं यहाँ पे। तो सबसे सूटेबल जो है वो ऑप्शन 3 वाला ही लग रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 5 लड़कियां हैं, माला, कला, जया, प्रभा और सुधा, उत्तर की ओर मुख करके एक कतार पे बैठी हैं। माला किसी भी छोर पर नहीं है, ठीक है, मतलब 5 लोग हैं इसमें, 5 है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लोग हैं। तो माला किसी भी छोर पे नहीं है, ठीक है, मतलब ये हमारा पंक्ति हो गया, उत्तर की ओर बैठी हैं, 2 लोग ये हो गए और 3 लोग हमारे बीच में बैठेंगे, तो माला छोर पे नहीं है। सुधा कला के ठीक दाईं ओर है, ठीक है, सुधा जो है वो कला के ठीक दाईं ओर, मतलब के और एस जो है एकदम आसपास रहेंगे। तो सुधा कला के ठीक दाईं ओर है, जो मतलब कि कला जया के बाईं ओर दूसरी है, कला जो है वो जया के बाईं ओर। अगर हम जया को यहाँ बैठा दें
तो जया के बाईं ओर दूसरी हो गई। तो बीच में कौन कौन आ गया, के एस जे, ये तीनों का एक सीरीज बन गया। ठीक है, प्रभा किसी एक छोर पर है, हमको प्रभा को किसी एक छोर पे बैठाना है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि कहा हुआ है कि प्रभा जो है वो किसी एक छोर पर है। तो मान लीजिए अगर हम प्रभा को यहाँ पे बैठा दें, ठीक, प्रभा को हम यहाँ बैठा दें, तो ये जो तीन लड़कियाँ हैं ये हमेशा साथ बैठेंगी। मतलब प्रभा अगर यहाँ बैठेगी तो तीन लड़कियाँ साथ बैठेंगी। तो कौन बच जाएगा, तो बच जाएगी माला। तो माला को हमको यहाँ बैठाना पड़ेगा। मतलब माला को फिर हम किसी छोर पे नहीं बैठा सकते हैं। मतलब ये हमारा जो सीटिंग अरेंजमेंट है ये गड़बड़ हो जाएगा। हम दूसरा तरीका क्या सोचते हैं कि हमको प्रभा को किनारे बैठाना था, तो हमने प्रभा को यहाँ बैठाया था। अब हम प्रभा को यहाँ बैठाते हैं। ठीक है, हम प्रभा को अगर यहाँ बैठा दें और तीन लड़कियाँ ये साथ में ही रहेंगी, एकदम श्योर है ये। और जो माला है वो किसी छोर पे नहीं है, तो माला हमको यहाँ हम नहीं बैठा सकते हैं। तो माला को अगर हम यहाँ बैठा दें, आप सोचिए जरा, माला को यहाँ बैठा दें तो ये तीन जो क्रम है ये लगातार खाली रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे के एस और जे बैठ जाएंगी। तो हमारा क्रम क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा क्रे एस जे माला और सुधा, ये हमारा क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा है कि इनमें से कौन मध्य में है, तो मध्य में तो जे है, तो जया जो है वो इसमें से मध्य में हो जाएगी। ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों तरफ जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट करके देखना पड़ेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा 80 नंबर का है। इस प्रश्न में कहा है कि ए बी सी डी ई है। ठीक है, बी लंबा है डी से। तो क्या कहा है कि जो बी है वो लंबा है किससे, डी से, और डी लंबा है ए से। डी लंबा है किससे, ए से, और सी लंबा है बी से। सी लंबा है बी से, लेकिन ए से छोटा है। क्या, लेकिन ई से छोटा है, माफ कीजिएगा, ई से छोटा है। ठीक है, तो ये हमारा क्रम बैठ गया। तो सबसे लंबा कौन है इसमें, तो सबसे लंबा हमारे यहाँ पे ई हो गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, ई जो है वो इसमें सबसे लंबा है। अगला प्रश्न हमारा है 81 नंबर का। 5 छात्र छात्रवृत्ति की परीक्षा में बैठे हैं। पी ने क्यू से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो पी ने क्यू से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। वाई को जेड से अधिक प्राप्त हुआ है। वाई को जेड से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, तथा एक्स को सबसे कम अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक्स को सबसे कम अंक प्राप्त नहीं हुए हैं, मतलब एक्स सबसे कम में नहीं है। तो पूछा है कि छात्रवृत्ति की परीक्षा में सबसे कम अंक प्राप्त किसने किए हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको दो रिलेशन दिया गया था, एक वाई और जेड के बारे में दिया गया है और पी और क्यू के बारे में दिया गया है, और ये कहा गया है कि एक्स का सबसे कम अंक नहीं है। तो मान लीजिए अगर हम एक्स को हम ऐसे आगे बैठा दें तो हम ये वाई और जेड का एक रिलेशन यहाँ रख सकते हैं और पी और क्यू का एक रिलेशन हम यहाँ रख सकते हैं, या फिर हम एक्स को यहाँ रख के, ठीक है, पी और क्यू का रिलेशन यहाँ रख दें और वाई और जेड का रिलेशन यहाँ रख दें। तो हम ये नहीं श्योर हैं कि जैसे जो ये दोनों हमको रिलेशन दिया गया है ना, ये वाई जेड वाला और पी और क्यू वाला, इसके बीच में अगर कोई एक और रिलेशन दिया गया होता जिससे इन दोनों में कोई रिलेशन बैठ पाता, तब हम बता पाते कि इसमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको ये कह सकते हैं कि हम जो इसका उत्तर देने में हम क्या है, असमर्थ हैं, मतलब कि हमारे जो तथ्य हैं वो क्या है, अधूरे हैं। तो ऑप्शन 4 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब भी आपको दो रिलेशन दिया रहे और दोनों में अगर कोई भी रिलेशन अगर लिंक नहीं कर रहा है तो आप उत्तर कैसे दे पाएंगे, तो संभव ही नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है कि 4 लड़कियां हैं, G1 G2 G3 G4, और 3 लड़के हैं, B1 B2 B3। इनको एक रात्रि भोज में इस प्रकार बैठाना है कि कोई भी 2 लड़का या 2 लड़की एक साथ न बैठे। यदि वे सब लगातार एक के बाद एक बैठते हैं तो B2 और G3 की बैठने की स्थिति क्या होगी। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में कहीं भी ये नहीं कहा है कि पहले हम लड़कों को बैठाएंगे कि पहले हम लड़कियों को बैठाएंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 2 केस बनाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 2 केस बनाते हैं। हम केस लेंगे एक बार 1 और एक बार लेंगे केस नंबर 2। तो केस नंबर 1 में हम क्या करते हैं, पहले हम लड़कियों को बैठाते हैं। ठीक है, तो हमारी हो गई लड़कियाँ, सबसे पहले G1 G2 G3 G4, और
हमको लड़कों को बैठाना, लड़के कितने हैं, 3 हैं, तो लड़के कहाँ बैठेंगे, इनके बीच में बैठेंगे, B1 B2 B3। हमारा ये हो गया पहला केस। हम दूसरा केस देखते हैं कि अगर हम पहले लड़कों को बैठा दें, ठीक है, हम पहले लड़कों को बैठाते हैं, तो 1 मिनट, हमने बैठाया यहाँ पे B1 B2 B3, हमने लड़कों को बैठा दिया। अब हमको बैठाना है लड़कियों को, तो लड़कियां हैं 4, तो 4 लड़कियों को बैठाना है और ऐसे बैठाना है कि वो साथ साथ ना बैठें। तो हमको एक लड़की को यहाँ, एक को यहाँ, एक को यहाँ और एक को यहाँ बैठाना पड़ेगा, यही सिचुएशन बैठेगी। तो हो जाएगा G1 G2 G3 G4। मतलब हमारा ये निकला कि दोनों केस में हमको सेम सिचुएशन मिल गई। अब पूछा क्या है कि B2 और G3 की स्थिति हमको बतानी है। तो B2 और G3 कहाँ है, तो B2 है और ये G3 है, ये B2 और G3 है। तो पूछा इसकी स्थिति क्या होगी। तो देखिए इसकी स्थिति क्या है, देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, मतलब कि चौथा और पांचवा जो है ये इनकी सही स्थिति हो जाएगी, चतुर्थ और पंचम। ठीक है, अब समझ गए होंगे, प्रश्न ये अच्छा है। अगला प्रश्न है हमारा कि 4 बच्चे हैं, अकरम, बोप्सी, प्रिया और तुलसी। तो अकरम को हम लिखेंगे A से, बोप्सी को B से लिखेंगे, प्रिया को P से लिखेंगे, तुलसी को T से लिखेंगे। ये लोग कहाँ पे हैं, ये लोग सीढ़ी पे बैठे हैं। अकरम सीढ़ी पर बोप्सी से ऊपर है, ठीक है, तो अकरम कहाँ पे है, तो बोप्सी से वो ऊपर है। बोप्सी अकरम और प्रिया के बीच में है, तो बोप्सी कहाँ है, अकरम और प्रिया के, तो अकरम तो ऊपर हो गया, तो प्रिया मतलब इनके नीचे हो गई। ठीक है, यदि तुलसी अकरम से भी ऊपर है तो तुलसी चली गई हमारी सबसे ऊपर, ये अकरम है, इसके ऊपर तुलसी हो गई। तो नीचे से दूसरा व्यक्ति कौन है, तो नीचे से दूसरा व्यक्ति हमारा कौन सा हो गया, तो बोप्सी हो गया। ठीक है, तो ये हो गई बोप्सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 5 पक्षी हैं, कौवा है, कबूतर है, छोटा कबूतर है, बड़ा कौवा और गरुड़ है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। एक तो कौवा है और एक बड़ा कौवा है, ठीक है, और एक कबूतर है और एक छोटा कबूतर है, ठीक है, और एक गरुड़ है। एक पेड़ की शाखा से वो एक के बाद एक उड़ते हैं। तो पहला लाइन है इसमें, जो बड़ा कौवा है वो कौवा के बाद उड़ा, तो बड़ा कौवा, बड़ा कौवा है वो कौवा के बाद उड़ा, मतलब कौवा जो है वो पहले उड़ा। ठीक, मगर गरुड़ से आगे उड़ा, तो यहां पे गरुड़ से आगे उड़ा है। कबूतर जो है वो कौवा और बड़ा कौवा के बीच में है। कबूतर कहाँ है, कौवा और बड़ा कौवा के बीच में है, मतलब कि कबूतर जो है वो इसके बीच में है। ठीक है, छोटा कबूतर कौवा के आगे है, इसके आगे कौन है, तो इसके आगे कौन है, छोटा कबूतर है। तो सबसे पीछे कौन है, सबसे पीछे इसमें गरुड़ है। ठीक है, सबसे पीछे कौन हो गया, तो ऑप्शन सी इसमें गरुड़ हो गया। बहुत कंफ्यूजिंग प्रश्न है भाई, छोटा बड़ा सब दिया इसमें, कौवा। अगला क्वेश्चन है कि अरुण, कुणाल, सौरभ, राहुल और हरीश 5 पुरुष हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा है कि 86 से लेकर हमको 90 तक उत्तर देना है, मतलब इसमें 5 प्रश्न निहित हैं। तो पहले इसका हम क्रम बना लेते हैं। अनुज को लिखेंगे A से, कुणाल को लिखेंगे K से, सौरभ को लिखेंगे S से, राहुल को हो गया R से और हरीश को लिखेंगे H से। ठीक है, 5 पुरुष इसमें दिए गए हैं। जो कद में सबसे लंबा है वह उम्र में सबसे छोटा नहीं है, मतलब जो सबसे लंबा होगा वो सबसे उम्र में छोटा नहीं होगा, ये हमको पता चल गया। कुणाल उम्र में सिर्फ हरीश से बड़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे काम करते हैं, पहले हम यहाँ पे 2 चीज़ बनाते हैं। एक हम बनाते हैं यहाँ पे हाइट का, हाइट वाले को हम इधर लिखेंगे और एज वाले को हम इधर यहाँ नीचे की साइड लिखेंगे। ठीक है, पहला लाइन क्या कहा है कि कुणाल उम्र में सिर्फ हरीश से बड़ा है, तो यहाँ पे उम्र की बात की गई है, तो कुणाल किससे बड़ा है, हरीश से, मतलब हरीश जो है वो सबसे छोटा हो गया। इसका मतलब ये हो गया, हरीश जब सबसे छोटा हो गया तो हरीश सबसे लंबा अब नहीं हो सकता है, क्योंकि कहा है कि जो उम्र में सबसे, माफ कीजिएगा, उम्र में कहा है कि जो कद में सबसे लंबा है वो उम्र में सबसे छोटा नहीं है। ठीक है,
दूसरा स्टेटमेंट है कि सौरभ उम्र में राहुल से बड़ा है, सौरभ राहुल से बड़ा है। तो यहाँ पे सौरभ बड़ा है किससे? राहुल से। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। लेकिन कद में छोटा है, मतलब सौरभ राहुल से बड़ा है तो सौरभ जो हो गया वो राहुल से कद में छोटा हो गया। हमको ये रिलेशन मिल गया। राहुल कद में राहुल से केवल एक ही व्यक्ति लंबा है, मतलब राहुल से केवल एक व्यक्ति लंबा है, मतलब राहुल दूसरे नंबर पे हो गया, सौरभ तीसरे नंबर पे हो गया, और यहाँ पे 4 और 5 नंबर पे कोई व्यक्ति रहा होगा। तो कद में राहुल से केवल एक ही व्यक्ति लंबा यहाँ तक हो गया था। फिर अनुज का कद सबसे कम है, अनुज का कद सबसे कम मतलब कि अनुज जो है ये सबसे छोटा हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमको स्टेटमेंट दिया हुआ था कि उम्र में जो सबसे छोटा नहीं है। अच्छा, अभी इसका यूज नहीं पड़ेगा, ठीक है। अनुज का कद सबसे कम है, तो अनुज का कद हमने सबसे कम यहाँ पे बना दिया, जबकि वह उम्र में सिर्फ सौरभ और राहुल से छोटा है। तो सौरभ और राहुल के बाद यहाँ पे कौन आ गया? तो यहाँ पे आ गया अनुज। तो हमारा जो उम्र वाला है ये तो हमारा क्लियर हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे सेट हो गए। अब हमको हाइट वाला बैठाना है। कहा कि केवल 2 पुरुष कद में सौरभ से छोटे हैं। तो सौरभ से छोटे केवल 2 पुरुष हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पुरुष सौरभ से छोटे बचे हुए हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमको क्या कहा था कि जो कद में सबसे लंबा है वह उम्र में सबसे छोटा नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम हरीश को सबसे लंबा पे अगर हम रख दें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम हरीश को रखते हैं, हरीश, तो यहाँ पे हो सकता है कि हरीश सबसे लंबा है तो उम्र में सबसे छोटा नहीं है, जबकि हरीश यहाँ पे उम्र में छोटा है, मतलब कि हरीश को हम सबसे लंबा नहीं रख सकते हैं। तो हरीश हमारा कहाँ आएगा? हरीश हमारा आएगा यहाँ पे, ठीक है। और एक कौन बच गया यहाँ पे? अनुज, अनुज हो गया। कुणाल, कुणाल बच गया, कुणाल लंबाई का हो गया। अरेंजमेंट ये बहुत कठिन था। एक बार हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग इसको फिर से करके देख लेते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हुई हो, ठीक है। चलिए एक बार फिर से इसको सेट करते हैं लाइन बाय लाइन। प्रश्न में कहा है कि जो कद में सबसे लंबा है वह उम्र में सबसे छोटा नहीं है। तो कद में सबसे लंबा हमको यहाँ पे कुणाल मिला है, तो कुणाल उम्र में सबसे छोटा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। दूसरा है कुणाल उम्र में सिर्फ हरीश से बड़ा है। तो कुणाल उम्र में सिर्फ हरीश से बड़ा है, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। सौरभ उम्र में राहुल से बड़ा है, सौरभ उम्र में राहुल से बड़ा है, ये भी सही है, लेकिन कद में छोटा है। तो सौरभ राहुल से यहाँ देखिए कद में छोटा है, ये भी सही हो गया, ठीक है। आगे का है कद में राहुल से केवल एक ही व्यक्ति लंबा है। कद में राहुल से केवल एक व्यक्ति लंबा, मतलब कि राहुल हमारा हो गया दूसरे नंबर पे, चलिए ये भी सही हो गया। अनुज का कद सबसे कम है, अनुज का कद सबसे कम है, तो अनुज को हमने सबसे छोटा यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। जबकि वह उम्र में सिर्फ सौरभ और राहुल से छोटा है, मतलब अनुज जो है वो तीसरे नंबर पे होगा और केवल सौरभ और राहुल से ही छोटा होगा, ठीक है। केवल 2 पुरुष कद में सौरभ से छोटे हैं, तो सौरभ से छोटे केवल यहाँ पे क्या है? 2 पुरुष हैं, ये भी सही है। तो ये हमारा जो सारा स्टेटमेंट है ये सेट बैठ गया है एकदम। 86वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से केवल राहुल से लंबा कौन है? तो राहुल से लंबा इसमें से कौन है? राहुल से लंबा केवल यहाँ पे कुणाल है, ठीक है, कुणाल हो गया हमारा सही। निम्नलिखित पुरुषों में से सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा यहाँ पे कौन निकल के आया है? सबसे लंबा यहाँ पे कुणाल निकल के आया है, ठीक है। कुणाल सबसे हमारा लंबा हो गया, ठीक है। यदि 5 पुरुषों को उनकी लंबाई के हिसाब से आरोही, आरोही मतलब कि बढ़ते क्रम में, अगर आरोही क्रम में फिर अवरोही क्रम में एक रेखा में खड़ा किया जाए, इन दोनों व्यवस्थाओं में किसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा? अच्छा, तो मतलब ये होगा कि देखिए अगर किसी चीज़ को बढ़ते क्रम में लगाएं और फिर उस चीज़ को घटते क्रम में लगाएं, मतलब जो बीच वाला हमारा होगा वो तो उसका स्थान तो फिक्स ही रहेगा, वो कहाँ बदलेगा। तो तीसरे नंबर पर हम देखेंगे कौन है, तो तीसरे नंबर पे हमारा कौन है? तो सौरभ है, ठीक है। लंबाई अगर हमें पूछ रहा है तो यहाँ पे जो सौरभ है वो बीच में आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उम्र में कुणाल से बड़ा है। उम्र में कुणाल से बड़ा है लेकिन कद में राहुल से छोटा है। तो कुणाल से बड़ा उम्र में कौन कौन है, तो कुणाल से बड़े यहाँ पे उम्र में 3 लोग हैं। ठीक है, 3 लोग कौन कौन हो गए, सौरभ, राहुल और अनुज। कौन कौन हो गए, सौरभ हो गए, राहुल हो गए और अनुज हो गए, 3 लोग। लेकिन कद में राहुल से छोटे हैं। तो राहुल से छोटा कद में कौन कौन है, तो सौरभ, हरीश और अनुज है। ठीक है, सौरभ, हरीश और अनुज है। तो यहाँ पे 2 लोग हो जाएंगे। देखिए तो सौरभ हो रहा है और एक यहाँ पे अनुज हो रहा है। यहाँ पे 2 लोग हमको मिल रहे हैं, तो सौरभ और अनुज ये दोनों हो जाएंगे। 90वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष 5 पुरुषों में से सबसे लंबे पुरुष से तीसरा है। सबसे लंबे पुरुष से तीसरा कौन कौन होगा, तो सबसे लंबा पुरुष इसमें कुणाल है। तो कुणाल के बाद तीसरा कौन है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये कौन है, तो ये हरीश है। ठीक है, सबसे लंबे पुरुष से तीसरा, 1 मिनट, यहाँ पे 1 2 3 हम लोग इसको ऐसे काउंट करेंगे ना, तो ऐसे गलत हो जाएगा। सबसे लंबे पुरुष से तीसरा, तो ये हो जाएगा सौरभ, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर हमारा क्या हो गया, सौरभ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लंबाई मतलब क्रम वाला क्वेश्चन। मैंने कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न ही निकाले थे, क्योंकि जो सिंपल वाले प्रश्न होते हैं वो सभी लोग लगा लेते हैं। और अभी आप ये मत समझिए कि यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। अभी हम 1 महीना पूरा समय बचा हुआ है और हम लोग उसमें धीरे धीरे हम लोग भी प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये जो टॉपिक हमारा है बड़ा और छोटा वाला, मतलब कि ये टॉपिक अब यहाँ पे फिनिश होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और रात को 11 बजे जो MCQ की क्लास होती है, आप वहाँ पे मिलिएगा ज़रूर। धन्यवाद।